Hi, my name is Hira Shaheen, and today in this video, we are going to discuss on the topic for loop in C programming. So, first of all, before before seeing this video, I hope you must have studied these things: if else and switch statement, that is decision making constructs. Okay, switch statement. So looping construct, why we need this? There are other looping constructs also. तो लूप का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू रिपीट सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई वी नीड लूप. तो उसमें एक लूप होता है जो सी में हमें पढ़ना है, दैट इज फॉर लूप. तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स में आपका फॉर लूप इस तरह होता है, जैसे फॉर आप लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में और पैरेंथेसिस देते हैं, स्मॉल पैरेंथेसिस. उसमें 3 पार्ट्स होते हैं जो कि सेमीकोलन से सेपरेटेड होते हैं. ओके, जिसमें हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट पार्ट में इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखते हैं. इनिशियलाइजेशन करते हैं हम लोग. फिर नेक्स्ट हम लोग टेस्ट करते हैं या कंडीशन लिखते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन, एंड देन अपडेट स्टेटमेंट. अपडेट में क्या करते हैं? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं काउंटर वेरिएबल को, जिसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं. और उसके बाद हम इसका एक ब्लॉक बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करके, और फिर उसको क्लोज करते हैं क्लोज कर्ली ब्रेस से. और इसके बीच में हम जो स्टेटमेंट को, हमको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है लूप के अंदर, वो हम यहाँ लिखते हैं. तो हम यहाँ पे कमेंट में लिख रहे हैं स्टेटमेंट इनसाइड द लूप. अब ये स्टेटमेंट्स एक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि आपका अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ये ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, ये कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती है. बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये क्या समझता है कि अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट फॉर दिस लूप. अदरवाइज जो भी स्टेटमेंट आप ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, ये कंपाइलर क्या समझता है कि सारे स्टेटमेंट इस फॉर लूप के लिए है, मतलब इनको हमको एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन कंडीशन ट्रू हुआ और ये इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया, टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, then these statement will be executed for that number of time until this expression or this condition becomes fail. तो तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा. अब ये कंडीशन मान लीजिए, अच्छा ये फेल कब होता है? फेल कब होता है? जब कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, अगर ये जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो नॉन जीरो वैल्यू होती है, देन इट इज ट्रू. देन इट इज ट्रू. और अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 आता है, then it is false. Okay. तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड ओनली वंस. ये इनिशियलाइजेशन पार्ट जो है आपका सिर्फ एक बार काम करता है. एंड देन द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड. टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो ये सेकेंड वाला पार्ट है इसका, दैट इज इवेल्युएटेड. और अगर ये ट्रू हुआ, यानी कि जो नॉन जीरो वैल्यू आया, तो ये क्या करता है? इस ब्लॉक के अंदर आ जाता है. And then it will execute all the statement of this block, and after executing it once, then it will come to this update part. and जैसे ये अपडेट होगा, अगेन ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये टेक्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है जिसको कंडीशनल पार्ट भी, सेकंड पार्ट जिसको कह रहे हैं, वो फिर से टेस्ट होगा और फिर इसको चेक करेगा कि ये नॉन जीरो है या नहीं है. नॉन जीरो का मतलब क्या है? कि ये ट्रू है. तो अगर ये ट्रू हो गया
तो देन अगेन इट विल एग्जीक्यूट दिस बॉडी ऑफ दिस लूप, और ये फिर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से अपडेट होगा, और इसी तरह से ये अपडेट होने के बाद फिर से ये टेस्ट कंडीशन चेक होती है। टेस्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट करता है। तो अगर हम कहें कि इसका ये कैसे इसका जो फ्लो है वो कैसे होता है, यहाँ इनिशियलाइजेशन, यहाँ कंडीशन, यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये बॉडी। तो ये जब फॉर लूप स्टार्ट होता है तो इनिशियलाइजेशन सबसे पहली बार एक बार हुआ, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इधर जाता है, कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होगा तभी ये अंदर आएगा, और जो भी इसके अंदर का स्टेटमेंट्स है वो सभी को कंप्लीट करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ आता है इस पार्ट में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या अपडेट पार्ट है। और ये होने के बाद, इसको करने के बाद ये फिर से कहाँ जाता है, कंडीशन चेक करने, कंडीशन चेक करता है, और कंडीशन ट्रू अगर होती है तो फिर से ये इसके अंदर आता है, और ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये क्या करता है, यहाँ जाता है वापस अपडेट पार्ट में, और अपडेट होने के बाद ये फिर से कंडीशन चेक करता है, और कंडीशन अगर ट्रू है तो ये फिर से ये स्टेटमेंट, ये वाला पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और ये फिर अपडेट में जाएगा, और अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद फिर से टेस्ट कंडीशन ट्रू चेक करेगा, और सपोज यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि जो रिजल्ट टेस्ट का कंडीशन का रिजल्ट है वो 0 आया, दैट इज फॉल्स, तो ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा और ये इसके बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने एक लूप लिया, i is equal to 1, i less than equal to 10, छोटा नंबर और ले लेते हैं, 5 ले लेते हूँ, और i प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं, printf value of I, %d, ये क्या हुआ यहाँ पे, I, और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं ब्रश को। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक बनाया है मैंने, लेकिन ब्लॉक के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है, तो भी अगर हम ब्लॉक बना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम ब्लॉक नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक के अंदर सिर्फ 1 स्टेटमेंट है, यहाँ सेमीकोलन होगा। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि ये ब्लॉक जो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किए हैं वो आपका मैंडेटरी होता है जब आपके ब्लॉक में, यानी जो लूप का जो बॉडी है उसमें आपके एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे, तब तो आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज ब्रेसेस लगाना बहुत जरूरी है। मतलब उसके बिना तो वो एरर आएगी, उसके बिना वो क्या करेगा, कंपाइलर जो है वो समझेगा कि सिंगल स्टेटमेंट जो है फॉर के जस्ट बाद वाला, दैट इज ओनली द part of for loop. Okay, so it is necessary to keep that statements in a block. एक स्टेटमेंट के लिए ब्लॉक लगाना जरूरी नहीं है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और टेस्ट कंडीशन क्या कहता है कि i लेस देन इक्वल टू 5, तो ये ट्रू, ट्रू मतलब ये ट्रू कब कब देगा, जब i की वैल्यू तब तक देता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगी, और
ये जो बॉडी है इसको एग्जीक्यूट करेगा जब भी ये ट्रू होगा, और एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या करता है, ये अपडेट पार्ट में जाता है, और अपडेट पार्ट होने के बाद फिर ये कहाँ जाता है, टेस्ट पार्ट में। मतलब यहाँ ये हुआ फिर ये इधर जाएगा, फिर इसको अगर ये ट्रू हुआ तो फिर इसमें आता है, फिर अगर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये कहाँ जाता है, फिर अपडेट पार्ट में जाता है। तो एक चीज आप याद रखेंगे, ये पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट में जाता ही जाता है, और अपडेट में जाने के बाद ये क्या कहाँ जाता है, टेस्ट पार्ट में। और टेस्ट पार्ट जब जैसे ही फेल होता है तो ये बाहर आ जाता है, इस लूप के बाहर। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो ये क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन यहाँ लिखती हूँ मैं, कंडीशन जो है चेक होगी वो ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा, द वैल्यू ऑफ आई इज 1। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये कहाँ जाएगा, इसको करने के बाद अपडेट पार्ट में, और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट कर रहा है, कितने नंबर से इंक्रीमेंट होगा, 1 से। तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। अब ठीक है, ये पहले थी, अब हो गई आई की वैल्यू 2। अब ये दोबारा कहाँ जाएगा, कंडीशन टेस्ट कंडीशन पे, और ये क्या है, आई की वैल्यू 2 है और 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये ट्रू होगा, है ना। तो ये फिर ट्रू जैसे ही होगा तो ये लूप की बॉडी में आएगा, और ये क्या करेगा, द वैल्यू ऑफ आई इज 2, ये प्रिंट कर देगा। और ये प्रिंट करते ही ये कहाँ जाएगा, अपडेट पार्ट में। अपडेट पार्ट क्या करता है, आई को इंक्रीमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो आई की वैल्यू 2 से अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 है, 3 लेस, अब फिर से ये चेक होगी कंडीशन, 3 आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू अभी क्या है, 3 है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो ये अगेन ट्रू होगी। तो ये क्या करेगा, लूप की बॉडी में आएगा और इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 3। अब जैसे ये प्रिंट होगा ये कहाँ जाएगा, अपडेट पार्ट में। अपडेट पार्ट क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब ये फिर से टेस्ट कंडीशन चेक होगा, और टेस्ट कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू, 4 is less than equal to 5, so it will again true, and the value of आई, जो बॉडी में लूप की बॉडी में क्या कर रहा है, आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और प्रिंट होते ही ये कहाँ जाएगा, अपडेट पार्ट में। यानी ये बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद जाएगा अपडेट पार्ट में। अपडेट पार्ट क्या कहता है कि आई को 1 से इंक्रीमेंट करो, सो आई विल बिकम, नाउ आई विल बिकम 5, अगेन द टेस्ट कंडीशन विल बी डन। तो यहाँ ये क्या कहता है, आई की वैल्यू 5 है, और 5 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू, है ना। 5 आपका लेस देन, आई की वैल्यू जो भी है अभी लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 लेस देन 5 के इक्वल है, उससे बड़ा तो नहीं है, सो इट बिकम्स ट्रू। तो ये ट्रू हो गया, तो फिर से ये लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करके ये क्या प्रिंट करेगा, अभी द वैल्यू ऑफ आई इज 5। और ये एग्जीक्यूट होने, ये प्रिंट करने के बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंप्लीट, ये कहाँ जाते हैं, अपडेट पार्ट में। तो अपडेट क्या कर रहा है, ये आई की वैल्यू को क्या कर दे रहा है, 6 कर दे रहा है। अब जैसे ही अपडेट होगी ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या कहता है, आई लेस देन इक्वल टू 5, लेकिन अब आपकी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये सही है, इट इज नॉट ट्रू, तो इट विल गिव यू फॉल्स। फॉल्स में क्या होती है, ये 0 रिटर्न करता है, ठीक है। और ये जैसे ही फॉल्स होगा इट विल कम आउट ऑफ दिस लूप, ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, ये इसके बाहर आ जाएगा। जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे होंगी उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। अब सपोज इस लूप के बॉडी के बाहर में क्या हम प्रिंट करा लेते हैं, आई की वैल्यू,
इस तरह से लिखते हैं, printf loop ends, now I is %d I। तो जैसे ये बाहर आने के बाद यहाँ पे ये लिखेगा loop ends, now I is 6, है ना। तो ये कहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ये दिस इज प्रिंटिंग आउटसाइड द लूप, लूप के अंदर इसने बस यही प्रिंट किया ये। तो ये तो सिर्फ 5 स्टेटमेंट था। अब आप लूप को 100 टाइम्स भी चला सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 5 ही लिया था। और लूप की बॉडी में मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिया था। आपके लूप की बॉडी में कई स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये सिंपल लूप फॉर लूप स्टेटमेंट है। तो ये कैसे काम करता है, वी हैव सीन दैट, वी विल सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। जस्ट वेट, let's take another example in which we have to find the sum of first n natural numbers and sum of first n natural numbers। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स करने का मतलब क्या है कि आपको नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। मैं फॉर सिंप्लिसिटी आई एम जस्ट टेकिंग स्मॉल नंबर। तो सपोज हमको 5 तक नेचुरल नंबर्स का सम करना है, तो क्या होता है इसका सम, 3 2 + 1 3 6 10 15। तो ये क्या होना चाहिए, 15। अब अगर मान लीजिए ये तो छोटा नंबर है, 1 से लेके 100 तक के सारे टर्म्स को आपको ऐड करना है, 200 300 तक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। तो ऐसा लॉजिक आप प्रोग्राम का डेवलप करें कि ये जो है आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एन क्या है, यूजर से आप पूछेंगे कि कितना आपको चाहिए, कहाँ तक के नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो दिस यू कैन डू विद दैट फॉर लूप जस्ट यू हैव स्टडीड। तो करेंगे क्या, एक लूप ले लेंगे, यूजर से आप पूछ लेंगे कि कौन से नंबर तक का आपको सम चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट जैसे आप क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, मैं पूरा प्रोग्राम ही बता रही हूँ आपको, और void main और int num, एक वेरिएबल ले लिए i और एक वेरिएबल ले लिए sum इज इक्वल टू 0। और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं printf enter number of terms। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है आप यूजर से पूछ लिए, वो हम नम में स्टोर कर लें। स्कैनर %d %num। इसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू num और i प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक लूप बना रहे हैं जिसको हमने एक वेरिएबल लिए, काउंटर वेरिएबल i नाम का, उसको हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और num तक चलाएंगे। और इस लूप के अंदर हमको एक ही स्टेटमेंट लिखना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस i। तो फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो जब ये लूप के अंदर जब लूप की ये कंडीशन ट्रू होगा तो सम प्लस i, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो सम का अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब i की वैल्यू, जब ये अपडेट कंडीशन से, अपडेट स्टेटमेंट से i की वैल्यू इंक्रीमेंट की जाएगी,
तो ये क्या है 2 बन जाएगा। पहली बार में सम की वैल्यू हो जाएगी 0 + 1, है ना, जो कि क्या है 1 है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा के डायरेक्टली 1 कर देते हैं, या फिर आपके समझने के लिए वैसे ही लिख देते हैं जैसे पहले लिखे थे 0 + 1, तो ये हो गया 1। और अपडेट होने के बाद i की वैल्यू हो गई 2। तो जब i की वैल्यू 2 है तो फिर से ये क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या होगी, i < num। अगर सपोज num यूजर ने क्या दिया 5, जो कि हमने यहाँ पे पहले लिया था ये वाला, तो i की वैल्यू num इज i < num, यहाँ पे अभी भी ट्रू है क्योंकि i की वैल्यू अभी क्या है 2 है। तो sum इज इक्वल टू सम प्लस i। तो सम में अभी क्या था 1 था, प्रीवियस वैल्यू अभी क्या है 1 है, और i की वैल्यू क्या है 2 है। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर ये क्या करेगा, अपडेट पार्ट में जाएगा और अपडेट करके i को क्या कर देगा 3 कर देगा। नाउ है ना, अब क्या है i की वैल्यू हो जाएगी, i की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब 3 को फिर से नम से ये टेस्ट कंडीशन में जाके मैच कर कंडीशन टेस्ट करेगा। i < num is true, so it will come to the body of this loop। और बॉडी में ये क्या कहता है, सम को क्या करो सम प्लस आई, यानी सम में जो इसकी अभी लेटेस्ट वैल्यू थी उसमें आई को ऐड कर दो। तो ये हो गया सम और ये हो गया आई। तो सम में भी अभी 3 थी और आई में भी अभी 3 थी, तो ये क्या बन गया 6। और आई की वैल्यू अब अपडेट होके क्या हो जाएगी 4। तो ये दोनों चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 4। फिर से अब ये सम टेस्ट पार्ट में जाएगा और ये चेक करेगा नम से। i < num ट्रू है तो ये लूप की बॉडी में आएगा, और लूप की बॉडी में क्या कहता है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम प्लस आई, सम में अभी क्या है 6 है, और उसमें ये क्या कर दे आई को ऐड कर दे। आई की वैल्यू अभी क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 10। और अब ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा कहाँ जाएगा ये अपडेट पार्ट में, और अपडेट होके आई क्या बन जाएगा 5। अब नाउ अगेन अब टेस्ट कंडीशन चेक होगी। टेस्ट कंडीशन चेक करेगा ये i < num है या नहीं है। तो अभी i की वैल्यू 5 है, num भी 5 है, तो इक्वालिटी वाला कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर से अब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम में अभी क्या था 10 और i क्या है 5, तो इट विल बिकम 15। अब ये क्या करेगा अपडेट पार्ट में जाएगा और i की वैल्यू को क्या कर देगा 6 कर देगा ना। अब अभी क्या है i की वैल्यू 6 है, और इसको ये फिर से ये क्या करेगा नम से कंपेयर करेगा टेस्ट कंडीशन चेक करने के लिए, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि i की वैल्यू क्या हो गई नम से बड़ी हो गई। टेस्ट कंडीशन ट्रू कब तक रहता जब वो < 5 था। तो जैसे ही ये फॉल्स होगा अभी ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो जैसे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो लूप के बाहर आके क्या करना है हमको, हमको जस्ट सम की वैल्यू को प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट है सम इक्वल टू %d, और यहाँ पे हो गया सम, और ये ब्रैकेट जो मेन प्रोग्राम का ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक का आपका प्रोग्राम हो गया, और ये इसका ड्राई रन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप इसी चीज को जो नम हमने यहाँ पे सपोज 5 लेके किया था, आप इसको 10 20 नंबर्स का भी करके चेक कर सकते हैं।
एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप रन करके भी देख सकते हैं. सो लेट्स गो टू द सिस्टम एंड सी इट्स आउटपुट. तो नाउ मैं आपको इस पे ऑनलाइन कंपाइलर पे इसको रन करके इसी कोड को दिखाती हूँ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट मेन है तो रिटर्न 0 है. अदरवाइज अगर आप void लिखते, जो भी आप जिस कंपाइलर पे काम कर रहे हैं, अगर void लिखेंगे तो रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ आप क्या करना है, जो जो वेरिएबल्स चाहिए उसको हम लोग लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं. सबसे पहले इंट नम कॉमा आई कॉमा सम इक्वल टू 0. उसके बाद printf enter number of terms. Scanf %d ampersand now. And now for loop will start. एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इनिशियलाइज कर लेंगे अपने वेरिएबल को, देन कंडीशन लेस देन इक्वल टू नम एंड देन आई प्लस प्लस. उसके बाद सम इक्वल टू, इसको हम प्लस इक्वल टू भी लिख सकते हैं. सम प्लस इक्वल टू आई का मतलब भी वही हुआ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. एंड उसके बाद हम लूप की बॉडी के बाहर आके इसको प्रिंट कर लें. printf sum इक्वल टू %d एंड ये हो गया सम. अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं. Just wait. So when you run this program, and if there is no error, compiler doesn't find any error, then it will ask you number of terms. So see, when I'll run it, what will be the output? I'm showing you, just wait. Now it is asking enter number of terms. So here you will give you the number of terms like 5, and then it will display the sum of numbers till 5, from 1 to 5. Suppose I'm giving here 5. Just wait. It is you see, when I give the number of terms 5, it is giving the sum or result as a 15. So you can also do this code on your system and check for different numbers also, that what it is giving the output. Okay, so that's all for this video. Thank you. Thanks for watching. If you like my video, just hit the like button, share my video and subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching.